अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ जनरल प्रोसेसेस रेगुलेटिंग एंजाइम एक्टिविटी। इससे पहले आपने देखा था कि एंजाइम की एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते थे इफेक्टर्स के ज़रिए से, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्टर्स के अलावा भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। कुछ जनरल प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से एंजाइम की एक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है, तो वो जनरल प्रोसेसेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो जनरल प्रोसेस है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी। ठीक है, अगर एटीपी मौजूद होगी तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा, और अगर एटीपी नहीं होगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब ये एटीपी क्यों चाहिए? ये एटीपी इसलिए चाहिए कि अगर हमारे पास एंजाइम सेल के अंदर मौजूद है और सबस्ट्रेट जो है वो सेल से बाहर है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों को आपस में मिलना होगा, तो तभी केमिकल रिएक्शन होगा ना। तो सबस्ट्रेट को अंदर लाने के लिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब अगर हमारे पास वो सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक सबस्ट्रेट अगर हमारे पास बाहर है तो उसको इजीली अंदर से गुजरने नहीं देगी, तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट फिर किसी स्पेसिफिक सिस्टम के जरिए से करनी पड़ेगी, जैसे कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो आपने पढ़ी थी, उस तरीके से जब ट्रांसपोर्ट होगी तो तभी वो सबस्ट्रेट अंदर जाएगा और फिर एंजाइम से मिलेगा और केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट अंदर करवाने के लिए हमें एटीपी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है एटीपी की अवेलेबिलिटी पे। एटीपी अगर अवेलेबल होगी तो तभी केमिकल रिएक्शन होगा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड जनरल मेथड है एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करने का, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। या आपने अपनी एफएससी की बुक में भी पढ़ा था कि वो फैक्टर्स जो एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, उनमें से एक फैक्टर हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर भी वही बात है कि हमारे पास अगर एंजाइम सेल के अंदर मौजूद है और हमारे पास सबस्ट्रेट की कम मिकदार है, जो सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी मिकदार, तो रेट ऑफ रिएक्शन अचानक से स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि तमाम एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे। तो उस टाइम पर हमारे पास फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से भी हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट होती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि उसकी तमाम एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। इसके अलावा एक और भी तरीकाकार ये है कि हमारे पास जब प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है तो फिर भी वो प्रोडक्ट ही आपने देखा था फीडबैक इनिबिशन कर देता है, तो इसी से भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ना सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, बल्कि को एंजाइम्स भी और को फैक्टर्स भी जो है ये एंजाइम के साथ जब लगेंगे तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, तो ये भी रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास अगला जनरल प्रोसेस है वो है कंपार्टमेंटलाइजेशन विद इन द सेल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें भी इन्होंने वही बात की है कि हमारे पास अगर एंजाइम जो है वो सेल के अंदर है, लेकिन हमारे सेल के किसी ऑर्गेनेल में हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद है, तो वो सबस्ट्रेट चूँकि ऑर्गेनेल में मौजूद है, वो उस ऑर्गेनेल से जब बाहर निकलेगा और बाहर निकल के एंजाइम के साथ कंबाइन करेगा, तो फिर जो है केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब है कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी एक एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि जब एंजाइम ने अपना काम परफॉर्म कर लिया है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट अचीव हो गया है, मजीद एक्टिव वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम उस एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कैसे करते हैं कि वो उस एंजाइम को ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसकी प्रोटियोलाइसिस कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो मेथड है, जो जनरल प्रोसेस है, दैट इज़ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में हमारे पास अगर ये एक एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेज ए एंजाइम है, तो इसकी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होगी और ये मोर एक्टिव फॉस्फोराइलेज ए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कैसे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती है कि यहाँ पर पहले इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज फॉस्फेटेज, और इसके नतीजे में फॉस्फोराइलेज बी बनता है, और फिर फॉस्फोराइलेज बी जो है वो एटीपी के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम फॉस्फोराइलेज काइनेज,
और इससे दोबारा जो है मोर एक्टिव फॉस्फोराइलेज ए बन जाता है। कुछ केसेस में इसी तरह की कोवलेंट मॉडिफिकेशन से हमारे पास अगर पहले एक्टिव सब्सटेंस एंजाइम है तो वो इनएक्टिव हो जाता है जब उसकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो जाती है। लेकिन इस एग्जांपल में हमने देखा है कि एंजाइम हमारे पास मजीद एक्टिव हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी मोर एक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मोर एक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये वाला जो फॉस्फोराइलेज ए है ये इस फॉस्फोराइलेज ए से कम एक्टिव है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोवलेंट मॉडिफिकेशन हुई और उसके नतीजे में ये एक मोर एक्टिव कंपाउंड से लेस एक्टिव कंपाउंड बन गया, और यहाँ पर क्या हुआ, इस लेस एक्टिव कंपाउंड की कोवलेंट मॉडिफिकेशन हुई और इससे मोर एक्टिव कंपाउंड बन गया। तो ये तो थे हमारे पास तो कुछ जनरल प्रोसेसेस। लास्ट में इन्होंने एडवांटेज बताया है एंजाइम एक्टिविटी की रेगुलेशन का। तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पे कंट्रोल रहता है और लगातार इस तरीके से मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन कंट्रोल में रहती है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर सेल के एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियाँ आती हैं तो ये बड़ी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है ये वाला मैकेनिज़्म, और सेल को एडजस्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू सेल्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। ओके जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इसमें ये कहा है कि एंजाइमेटिक पाथवे से जो प्रोडक्ट बनता है जब उसकी सेल को ज़रूरत नहीं होती तो उस एंजाइमेटिक पाथवे में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर उस एंजाइम की सिंथेसिस को रोक दिया जाता है। ठीक है ना, अब उसको रोकने का तरीकाकार क्या है कि हम जीन एक्सप्रेशन लेवल पर उस एंजाइम की सिंथेसिस को रोक देंगे। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि इंडक्शन और एंड रिप्रेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, एक है कंस्टिट्यूटिव एंजाइम और एक है इंड्यूसिबल एंजाइम। कंस्टिट्यूटिव एंजाइम वो होते हैं कि वो सेल में हर वक्त मौजूद होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं वो हर वक्त सेल में मौजूद होते हैं, चाहे ग्लूकोज सेल में मौजूद हो ना हो लेकिन उसके एंजाइम्स मौजूद होंगे। ठीक है ना, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का क्या है, सबस्ट्रेट है, तो जब तक अगर सबस्ट्रेट नहीं भी होगा तो फिर भी एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कंस्टिट्यूटिव एंजाइम, और दूसरे हैं इंड्यूसिबल एंजाइम। इंड्यूसिबल एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जब उन एंजाइम का सबस्ट्रेट सेल के अंदर मौजूद आएगा तो तभी वो एंजाइम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इस ऐसे एंजाइम्स कहलाते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स। ये हर वक्त सेल में मौजूद नहीं होते। अब जो सबस्ट्रेट इनको प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहते हैं इंड्यूसर। ठीक है, समटाइम्स सबस्ट्रेट से मिलता जुलता उसकी शक्ल तो नहीं कह सकते हम, उसी की तरह के स्ट्रक्चर का कोई सब्सटेंस के अंदर दाखिल हो जाए जो कि उस स्पेसिफिक एंजाइम्स की फॉर्मेशन को इनिशिएट कर दे या इवोक कर दे, तो उसको भी हम इंड्यूसर कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, आपको याद होगा कि आपने लैक ऑफ रॉन पढ़ी थी, और लैक ऑफ रॉन में आपने पढ़ा था कि लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ऑफ रॉन ऑपरेट करती थी और उसके नतीजे में एंजाइम बनता था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो हमारे पास जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो एंजाइम है, और ये बनता ही अपने सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में है। सबस्ट्रेट उसकी क्या है, लैक्टोज जब सेल में दाखिल होगा तो फिर वो एंजाइम उसका बनेगा जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लिहाजा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इज अ रिड्यूसिबल एंजाइम। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे पास इंड्यूसिबल एंजाइम्स जो होते हैं वो उन सेल्स में होते हैं जो कि नॉन इंड्यूस्ड होते हैं, यानी कि उनके सबस्ट्रेट अमूमन उनके अंदर नहीं होते, लेकिन जब उनके सबस्ट्रेट एंटर होंगे तो तब उनकी इंड्यूसिबल एंजाइम्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर लैक्टोज बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर सेल के अंदर होगा तो तब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब उसकी लार्ज क्वांटिटी लैक्टोज की सेल में दाखिल होगी तो फिर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम है वो हर वक्त मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ग्लूकोज सेल में अवेलेबल होगी तो वो थोड़ी सी मिकदार में ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। वैसे भी वो सेल में हर वक्त होते हैं, लेकिन उस टाइम पर उनकी जो अमाउंट है वो पहले से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उनकी अमाउंट एनहेंस हो जाती है।
इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमारे पास हम ये किस तरीके से एंजाइम की फॉर्मेशन को इनिशिएट किया जाता है ड्यू टू द इंड्यूसर्स। इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है ताकि हमें पता चले कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है कि इंड्यूसर हम ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि एंजाइम कैसे प्रोड्यूस होगा, इससे हमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन पता चल जाता है। देन है इंडक्शन। इंडक्शन हमने अभी यही बात की है कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में जब एंजाइम की प्रोडक्शन होगी तो उस प्रोसेस को कहेंगे ये इंडक्शन का प्रोसेस है। तो इसमें जो इंड्यूसर है हम उसको इफेक्टर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इंड्यूसर क्या है? इट इज सबस्ट्रेट और कंपाउंड रिलेटेड और सिमिलर टू सबस्ट्रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इफेक्टर। इस पिक्चर से अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक्टिवेटर है, आपको नजर आ रहा है, जो ऑपरेटर के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली एक जीन है पूरी। पहले प्रोमोटर होता है, फिर यहाँ पर ऑपरेटर होता है, देन यहाँ पर ये जीन होती है सारी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्टिवेटर है ये एक्चुअली इंड्यूसर भी होता है। इंड्यूसर को ही एक्टिवेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जब ये इसके साथ इंड्यूसर आके इस ऑपरेटर के साथ जुड़ता है ना, तो फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाती है एंजाइम की सिंथेसिस की। यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन होगी ना, तो इस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो एंजाइम बनेगा। इसका मतलब है कि ये इंड्यूसर जो है ये जाके सेपरेटर के साथ अटैच होगा, तो फिर उसके नतीजे में एंजाइम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिप्रेशन की बात। रिप्रेशन का फिनोमेना डिस्कस करते हैं। रिप्रेशन का फिनोमेना होता है रिप्रेसर के जरिए। सब रिप्रेसर ऐसी रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि ऑपरेटर के साथ आके अटैच होती है। जब ये ऑपरेटर के साथ अटैच होती है ना, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती और एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन अमूमन रिप्रेसर के साथ एक इफेक्टर मॉलिक्यूल अटैच होता है, जिसके बाद में ये रिप्रेसर काम करने के काबिल होता है। लेकिन जब तक वो इसके साथ अटैच नहीं होगा ना, ये काम नहीं कर सकता। इसका काम क्या होता है? प्रोमोटर के ऑपरेटर के साथ अटैच होना। तो इसके साथ एक छोटा सा इफेक्टर अटैच होता है और उस इफेक्टर का नाम है को इफेक्टर। ठीक है, सॉरी, इसको को रिप्रेसर कह सकते हैं। उस इफेक्टर का नाम है को रिप्रेसर, क्योंकि वो रिप्रेसर के साथ हेल्प कराता है। जब को रिप्रेसर इस रिप्रेसर के साथ अटैच होता है ना, तो रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और फिर ये ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है और रिप्रेसर विल रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रोकेगा ट्रांसक्रिप्शन को। अब इसके नीचे पिक्चर में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब ऑपरेटर के साथ एक्टिवेटर नहीं लगेगा तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ऑपरेटर के साथ जब रिप्रेसर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी। अब यहाँ पर ये केस जो है, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव कंट्रोल। यानी कि जब इसके साथ एक्टिवेटर आता है तो ये पॉजिटिवली कंट्रोल करता है, लेकिन जब इसके साथ ये रेगुलेटरी प्रोटीन आती है ना, तो वो नेगेटिव कंट्रोल करती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है। अब आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है और इसमें इन्होंने बताया है रेगुलेटर जीन्स के बारे में। रेगुलेटर जीन्स हमारे पास दो तरह की जीन्स है। एक है रिप्रेसर प्रोड्यूसिंग जीन और एक ऑपरेटर जीन। ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर सारी जीन्स मौजूद है। ठीक है, अब जो रिप्रेसर प्रोड्यूसिंग जीन है, ये वो जीन है जो जब ये ऑन हो जाएगी तो तब ये रिप्रेसर प्रोड्यूस करेगी, और ये तब ऑन होगी जब एंजाइम की प्रोडक्शन को रोकना होगा। तो तब ये जीन एक्टिव हो जाएगी और ये रिप्रेसर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और हमारे पास ऑपरेटर जीन को तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इसी के ऊपर रिप्रेसर और इंड्यूसर जिसको मैंने इफेक्टर जिसको हमने कहा था कि एक्टिवेटर भी कहा था, वो इसके साथ आके अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेसर जीन है और ये रिप्रेसर जीन जो है ये को रिप्रेसर के साथ जब कंबाइन करती है तो यहाँ पर रिप्रेसर को मिलकर एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर ये जाके ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है। जब ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंजाइम जो है उसको रोक देता है, और ये आगे वाला सारा जो डीएनए का पार्ट है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। ये वो स्ट्रक्चरल जीन है जो कि एंजाइम के अंदर जितने भी उसके अमाइनो एसिड्स हैं उनको कोड कर रही हैं, उस इनको स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हैं। और इन जीन से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उस मैसेंजर आरएनए से की ट्रांसलेशन होगी और इससे एंजाइम बनेगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है। जब ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है तो ये इसको रोकता है, लिहाजा ये नेगेटिव कंट्रोल है। लेकिन जब हमारे पास रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ भी जुड़ सकता है, रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ कंबाइन करता है, तो इन दोनों के मिलने से एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इन्होंने ये भी बताया गया है कि जो जेनेटिक कंट्रोल है एंजाइम के सिंथेसिस का, वो स्ट्रक्चरल जीन का कोई काम नहीं है कंट्रोल में। जो रेगुलेटर जीन होती हैं यही जेनेटिकली एंजाइम की प्रोडक्शन को और उसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करती हैं। ये पिक्चर है हमारे पास लैक ऑफ प्रॉन की, और लैक ऑफ प्रॉन आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास ये लैक ऑफ प्रॉन है, इसके अंदर हम जीन्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर है, ये प्रमोटर साइट है, और ये हमारे पास लैक सी जीन है, ये लैक वाई जीन है, और ये लैक ए जीन है। तो ये इधर से लेकर इधर तक का सारा जो स्ट्रक्चर है इसे हम ऑपरॉन कह रहे हैं। ऑपरॉन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो हमारे पास इन्होंने यहाँ से यहाँ तक दिखाई हुई है, यानी कि जी, वाई और ए इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। और इन स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या फंक्शन होता है कि ये मैसेंजर आरएनए बनाती हैं, और उस मैसेंजर आरएनए वो मैसेंजर आरएनए कोड करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस को, ताकि खास किस्म की प्रोटीन्स बनाई जा सकें। तो ठीक है ना, यहाँ पर इस मैसेंजर आरएनए कोड किया है स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को, ये छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जिनके लिए में ये एंजाइम बना है। और इसके बाद ये जो है हमारे पास वाई से बना है ये वाला पोर्शन, कि ये जो वाई ने यहाँ पे मैसेंजर में ये वाला पोर्शन बनाया था, और उसने आगे से इससे हमारे पास परमेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर। और जो हमारे पास लैग ए जीन है, इससे जो मैसेंजर आरएनए का पोर्शन बना था, इससे हमारे पास ट्रांस एसिटाइलेज बना है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस कोड करती हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो ट्रांसक्रिप्शन करवाती हैं। और स्ट्रक्चरल जीन्स का जो फंक्शन जो हमारे पास लैक ऑफ प्रॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल किया जाता है, ये एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। ट्रांसलेशन में कोई भी रेगुलेशन लैक ऑफ प्रॉन में नहीं इन्वॉल्व है, ये खुद ही होती है। तो बहरहाल यहाँ पर आप ये जो आई जीन है ये हमारे पास इस तरह रिप्रेसर प्रोटीन को कोड कर रही है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये जाके अटैच हो जाती है ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो जब ये ऑपरेटर के साथ अटैच हो जाती है ना, तो ये इनहिबिट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ रिप्रेसर और ये इनहिबिट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। लेकिन जब मीडियम में लैक्टोज आता है, तो लैक्टोज जो होता है वो सेल के अंदर जाने के बाद इसके साथ रिप्रेसर में जुड़ता है। तो फिर आपने पढ़ा था कि रिप्रेसर और इंड्यूसर, लैक्टोज जो है ये इंड्यूसर है, और इंड्यूसर और रिप्रेसर जब आपस में मिलते हैं तो ये इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है और ये उतर जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। जब इसके साथ लैक्टोज जो कि इसका इंड्यूसर है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो इंड्यूसर रिप्रेसर जब आपस में मिलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये इससे उतर जाएगा। ठीक है, और अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि हमारे पास जो ऑपरॉन है उसके अंदर आपने देखा कि रेगुलेटरी जीन्स हैं जैसे कि प्रमोटर ऑपरेटर, और इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती है ना, उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जिस तरह जी है, फिर वाई, ए है। ठीक है, ये इकट्ठे एक क्लस्टर नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और मिलकर एक यूनिट बना रही है जिसे ऑपरॉन यूनिट कह रहे हैं। ठीक है, जो ऑपरॉन है इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास। तो उन साइंटिस्ट का नाम हमारे पास है फ्रैंकोइस जैकब और जैक्विस मोनार्ड। ठीक है, और ये जो जीन्स हमने देखा ना ऑपरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, और ये इस तरह के ऑर्डर में है कि जो पहले एंजाइम चाहिए उसकी जीन पहले है, जो बाद में एंजाइम चाहिए उसकी बाद में है। अब पहले वाला जो एंजाइम है ये मेटाबॉलिक पाथ में पहले इस्तेमाल होना है, इसलिए ये पहले है, इसकी पोजीशन पहले है। और जो बाद में एंजाइम बना है वो मेटाबॉलिक पाथ में बाद में चाहिए। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल इससे ये समझा सकती हूँ कि जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज होता है ना, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये लैक्टोज की परमेबिलिटी सेल में इंक्रीज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज जो है वो सेल में दाखिल हो। और जो परमिएज होता है इसका फंक्शन क्या होता है कि जब लैक्टोज सेल में दाखिल हो जाता है ना, उसके बाद वो लैक्टोज की ब्रेक डाउन कर देता है और लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रांस एसिटाइलेज का क्या फंक्शन होता है कि ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है ग्लाइकोसाइडेजेस के ऊपर। ठीक है,
तो ये इसका मतलब है कि इनकी जो पोजीशन है ये जिस हवाले से हमें एंजाइम चाहिए बायोकेमिकल रिएक्शन में उसी स्पेसिफिक ऑर्डर में ये मौजूद होते हैं और हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर इनका सीक्वेंस जो होता है वो डिटरमिन करता है कि किस तरह के ऑर्डर में हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने कहा है कि ये जो जितनी भी जीन्स ऊपर क्लस्टर हुई हैं लैकोप्रोन में, ये हमें एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल की एग्जांपल बता रहा है कि जब अचानक से एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा बैक्टीरिया का, यानी कि उसके एनवायरनमेंट में लैक्टोज आएगा, तो ये अचानक से एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल एंजाइम का कैसे होता है वो हमें कैसे समझ आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अल्लाह हाफिज़।